और अब मैं अगले पैनल को बुलाऊंगी और मैं बुलाना चाहूंगी पवन सिंह एमएलसी, आइए सीतापुर से हैं। ज्ञान तिवारी बीजेपी विधायक, 2 बार से विधायक हैं, प्लीज आए मंच पर। और देखिए पवन सिंह, हम बीजेपी की अगर बात करें तो मंच पर आइए, प्लीज ग्रहण कर लीजिए अपनी सीट। और मैं जेपी जी को बुलाना चाहूंगी। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन देखिए खास बात यही है बीजेपी की। अभी आपने देखा मिस्त्री की बात की, अब हम पवन सिंह की बात करें तो चाय बनाते थे और मेहनत करके वो एमएलसी हैं और लोगों के बीच रहे हैं। तो मेहनत का जो फल है, और कैसे बीजेपी में जो दावा ये किया जाता है कि हर छोटे कार्यकर्ता कब वो मंत्री बन जाए, कब वो प्रधानमंत्री बन जाए, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। इसका जीता जाता उदाहरण हमें सीतापुर में और देखने को मिल रहा है। ओवर टू यू जेपी जी। शुक्रिया दीपाली। तो उत्तर प्रदेश की बात सीतापुर से लगातार हम कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों से सीधे सवाल जवाब का दौर चल रहा है। उन्होंने अपने क्षेत्र में कितना काम किया, आगे क्या उपलब्धियां हैं और जनता पर क्या वो भरोसा करते हैं कि तीसरी बार उनकी सरकार बनने जा रही है, नहीं बनने जा रही है, तमाम पहलू पर। और सबसे खास बात जो मुझे सीतापुर में लगी कि धार्मिक स्थल ही तो है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र यहां गिरा, और यहां सबसे बड़ी बात है कि ये ऋषियों की तपोस्थली है, लेकिन सीतापुर संघर्ष की भी स्थली है। अभी तक आपने सुना कि जो मैकेनिक थे वो मंत्री बने, लेकिन एक चाय बेचने वाला भी एमएलसी बन गया। अब आगे की चर्चा उस पर करते हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पवन सिंह, आपसे चर्चा, पवन जी चर्चा की शुरुआत आपसे ही सर। अभी तक तो हमने सुना रहे थे दर्शकों को भैया कि कैसे एक स्कूटर मिस्त्री मंत्री बना। आपने सोचा था कि मैं चाय बेचूंगा और चाय बेचते बेचते एमएलसी बन जाएंगे और विधान परिषद के अंदर सीतापुर की जनता की आवाज उठाएंगे? जी। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सीतापुर में आकर के वो शानदार तरीके से हम लोगों का साथ में वार्ता कर रहे हैं। आपके जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के वो साधुवाद। दूसरा, अभी माननीय मंत्री जी ने वो शानदार तरीके से अपना प्रस्तुतिकरण किया और बताया। जो भी आपने क्वेश्चन दिया मुझको लगता है बिल्कुल ज़मीन से जुड़कर वो शानदार आंसर दिया। मैं आपको, आपकी टीम को पहले बधाई देते हुए और मैं साधुवाद देता हूं अपने सीतापुर धरती और यहाँ के नैमिषारण के एक देवतुल्य कार्यकर्ता, देवतुल्य हमारे जितने भी लोग हमारे यहाँ पर सीतापुर धरती पर है, ये देवों की धरती है। और हकीकत में जहाँ पर दधीच की धरती है, ब्यास की धरती है, मनुशत्रुपा की धरती है, तो यहाँ के हर व्यक्ति में एक पवित्रता, एक सौम्यता, एक सरलता, एक सहजता है। मैं ऐसी धरती को प्रणाम करता हूँ। मैं भी बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मैं यहाँ पर एमएलसी के लिए नामित किया गया, फिर एमएलसी बन के मुझको लगता है उत्तर प्रदेश का अभी तक सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहा है, जहाँ पर 98.4% से विजयी हुए थे। ये सबका प्यार था। मैं सभी को साधुवाद व धन्यवाद देता हूँ। चलिए सवालों जवाब का दौर शुरू करेंगे, लेकिन जो आदमी आपके सामने बैठा है उसकी शख्सियत जाना बहुत जरूरी है। और ज्ञान तिवारी जी की भी खास बात सुन लीजिए। ज्ञान तिवारी जी धरना देने में एक्सपर्ट हैं, अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं, अधिकारियों को अड़का देते हैं, और एक और खास बात यह है कि वो जयंती पर ही श्रद्धांजलि दे देते हैं। सर आप भी विवादों में ही रहते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले नैमिष की इस पावन धरती और 88,000 ऋषि मुनियों की तपस्वी और महाराजा विक्रमादित्य के द्वारा बसाया हुआ है जनपद सीतापुर, ऐसे पावन नगर में आप सभी लोगों का हमारे जी न्यूज का हृदय की गहराइयों से स्वागत। रही जयंती की बात, सत्संग नमन की बात और श्रद्धांजलि की बात, मनुष्य जब महापुरुष होता है, जिसको हम महापुरुष मानते हैं, तो श्रद्धांजलि का अगर मतलब है हम श्रद्धा सुमन किसी को अर्पण करना हृदय के भाव से, उसको हम अर्पण करते हैं। सत्संग नमन हम उसको सैकड़ों बार नमन करते हैं, ये भाव रहता है। कुछ लोग इसको मुद्दा बना रहे हैं। आप गूगल का जमाना है, गुरु का भी जमाना है, हमसे अधिक पढ़े लिखे लोग हैं, गूगल भी जो बना हुआ है उस पर भी आप सर्च कर लीजिए, और हम किसके प्रति कैसा भाव अर्पण कर रहे हैं, ये श्रद्धा का भाव हृदय से होता है। होल्डिंग पे कुछ लिखने से, लगाने से कुछ नहीं होता है। लगभग 10 से 15 हजार की भीड़ जो पहली बार सेवता विधानसभा के इतिहास में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जन्म जयंती के ऊपर 134वीं जयंती पे लोग आए,
लगभग 5 कुंटल फूलों की वर्षा करके ऐसे उनके अनुयायियों के ऊपर अटल चौक पे, श्रद्धेय अटल बिहारी चौक इसलिए रखा गया था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अगर सबसे अधिक किसी ने सम्मान किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जब अटल जी सरकार में थे तो अटल जी ने ही भारत रत्न देने के लिए कहा था सरकार से। विवाद क्यों हो गया? एक जयंती पर आपने श्रद्धांजलि, वो विवाद क्यों हुआ? फिर क्यों सड़कों पर बीएसपी के लोग आ गए? नहीं, वो बसपा के लोग नहीं थे उसमें। कुछ जब तक मैं वहां पे लगभग 3 घंटा वो कार्यक्रम चला, 3 घंटे उसमें अटल चौक पे रहा, कोई नहीं। जब मेरे वहां से जाने के बाद कुछ अराजक तत्व लगे, फिर आप अगर ज्ञान तिवारी तो एक एमएलए हैं, हम पूर्व सीएम श्री अखिलेश यादव जी की बात करें, जरा उसका आप देख लीजिए, उनकी फेसबुक देख लीजिए, ना हो तो मैं स्क्रीनशॉट दे दूं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के भी उस पे हमें कहने में नहीं, जनपद के जिला अधिकारी सारे हमारे पास हैं, रखे हुए हैं, और भी कई लोगों ने। तो हमारा भाव कैसा है, भाव देखना चाहिए। हम पुष्पित महापुरुष को पुष्प ही अर्पित किया जाएगा, क्योंकि ये हकीकत है आज बाबा जी हमारे बीच में नहीं है। हमको किस भाव से, व्यक्ति का भाव देखना चाहिए, लेकिन उसको कोई चीज जब नहीं ढूंढे मिलती है तो उनका भाव होगा, लोगों का भाव होगा, लेकिन वो बाबा साहब के अनुयायियों का भाव नहीं था। वो कुछ लोग ऐसे अराजक तत्व होते हैं कि उसमें ढूंढते रहते हैं कि कैसे क्या, अब कुछ नहीं मिल रहा है तो कुछ कमी निकाले, ऐसा रहा है। चलिए, अच्छा, ये क्रांतिकारी स्वरूप आपका क्या पहले से ही रहा? ये पारिवारिक ऐसी पृष्ठभूमि की आप सरकार के अपने ही लोगों को धरना दे देते हैं, एक सरकार में विधायक, और वो धरने पे बैठ जाए, मंत्रियों को, अधिकारी को इस तरह हड़का दे कि वो वायरल हो जाए? देखिए, विषय ये नहीं है। हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार, गांव गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान, दलितों के उत्थान के लिए अनवरत कार्य कर रही है। और कभी कभी ये होता है कि आज हम 2 बार मैं बीजेपी का जिला अध्यक्ष रहा इस जनपद सीतापुर का। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी मैं जिला अध्यक्ष था, और जब बसपा की सरकार रही उस समय भी मैं जिला अध्यक्ष रहा इस सीतापुर का। और हम लोग भी एक मास्टर के लड़के से यहाँ तक पहुँचे हैं तो कोई विरासत में हमको नहीं मिली है, हम संघर्ष करके ही यहाँ तक पहुँचे हैं। हम संघर्ष उनके लिए करते हैं जो हमको वोट दे करके इसलिए हमको बनाया है। अन्याय कहीं भी होगा, किसी भी सरकार में होगा, गलत जहां भी होगा, हम उस जनता के साथ खड़े होंगे जिस जनता के साथ अन्याय होगा। ये हमारा काम करने का तरीका है। बिल्कुल। पवन जी, आगे क्या उपलब्धियां अब तक रही हैं, कितना बदला है सीतापुर? मैं बताना चाहूँगा कि उपलब्धियाँ सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर जब से मैं आया हुआ तब से मैं एक तरीके से पर्यावरण को संरक्षण, जल को संरक्षण, जानवर में गौवंश को संरक्षण, उसके लिए रोजगार के लिए बहुत सारे प्लेटफार्म देना, इसके लिए काम करने का मैंने पूरी तरीके से बीड़ा उठाया। यहाँ पर करीब करीब 22 तालाब जो 5 एकड़ से लेकर 25 एकड़ तक उनकी एरिया था, उनको मैंने करीब पिछले 2 सालों में खुदवाया, जिसकी वजह से उस पूरे क्षेत्र में सराउंडिंग कभी भी जल का अभाव नहीं होगा, ना जल स्तर गिरेगा। पर्यावरण के दृष्टि से तो शानदार रहेगा। उनके आसपास एक बृहद वृक्षारोपण कराया। पिछले 2 साल में लगभग हमारे 2285 ग्राम सभाओं में, पहली बार में करीब 900 ग्राम पंचायतों में, उसके बाद में करीब 1500 ग्राम पंचायतों में हम लोगों ने वहाँ पर हर संकरी का वृक्षारोपण कराया, वृक्ष का एक जो थाला बना करके, ताकि उसका संरक्षित कर सके, इस बात के लिए लगातार हुआ। और हर हमारे 84 कोसी परिक्रमा है, पंचकोसी परिक्रमा है, उसके आसपास बृहद वृक्षारोपण कराया गया। और यहाँ पर भी कई रोजगार मेले लगाए गए। और गौरव संरक्षण के लिए भी जहाँ जहाँ मैं देखता हूँ वहाँ गौरव संरक्षण के लिए लगातार काम करते रहते हैं। और हकीकत में वृक्षारोपण का भी फिर मैंने अभी एडीएम से भी मैंने वार्ता किया है, बहुत देर बैठ करके, करीब हमारी 1.25 घंटा वार्ता। गौ संरक्षण की आप बात कर रहे हैं, लेकिन आप और सीएम योगी भी बात करते हैं, लेकिन फिर भी ये आवारा पशु का जो मामला है ये क्यों इतना बढ़ रहा है? आवारा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आवारा पशुओं का पहले हुआ करता था, अब बिल्कुल आपने न कहीं न्यूज देखा होगा, ना कोई इस तरह घटना दुर्घटना देखी होगी। अरे सर, मजाक कर रहे हैं क्या आप? बताएं। सही कह रहे हैं कि आवारा पशु है नहीं? अब कैसे पूछ लो, नगरपालिका चेयरमैन से पूछ लो भैया, पूछ लो मैडम। नगरपालिका चेयरमैन जी से मेरा सवाल है, आवारा पशु खत्म यहाँ? भाई साहब अब है नहीं यहाँ मुद्दा?
आप लोग स्लोगन ला कर तभी को बताएगा ना आवारा पशु सर, है। मजाक पहले- उड़ाएंगे सर आवारा पहले पशुओं पे सर। कुछ देखा हो आप ट्रोल हो जाएंगे एक सर। आदमी हाथ उठवा दो सर मैं देखिए, यूपी पहले में ही देखिए, घूमता रहता हूँ और गलत आवारा तरीके से- पशु गलत यहाँ तरीके से आपको बयान- हमेशा दिख जाएंगे, वो आवारा जस्ट- सांड, लोग नहीं, परेशान। नहीं, गलत तरीके बयानबाजी न करिए। हाँ। हमारा जो आवारा पशु पहले हुआ करता था, अब आवारा पशु का पूरी तरीके से गौवंश को और नंदियों को सुरक्षित संरक्षित भाव से हर ग्राम पंचायत में एक बड़ा सा अरे गौवंश चलिए, बनाकर आपका- रखने सुरक्षित चलिए, आप करने के शहरी लिए क्षेत्र गया को ज्यादा देखते हैं। इसलिए सर, कहीं मैं नहीं रखा ज्ञान गया। तिवारी जी, आप इत्तेफाक रखते हैं क्योंकि आप तो ग्रामीण क्षेत्र भी है आपके में, तो किसानों की यही तो दिक्कत है भैया, हम तो बर्बाद हो रहे हैं आवारा पशुओं की वजह से। मैं बता रहा हूं आपको, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार पूरी तरीके से गौवंश को संरक्षित करने के लिए गौशालाएं बनवाना, उस गौशालाओं के साथ साथ में यदि कोई भी व्यक्ति गौशाला से ऐसे करके उसकी जियो टैगिंग करा करके वो अपने दरवाजे पे 5 गौवंश तक रख सकता है, जिसको 50 रुपया पर डे के हिसाब मेरा सवाल ये, आप बात सही कह रहे हैं, ठीक है, जी। पवन जी भी कह रहे हैं और सीएम योगी भी बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन क्या ये जमीन में हो पा रही है लागू? क्या ये वाकई हकीकत उन्हें ये सारी चीजें गौ संरक्षण हो पा रहा है? क्योंकि दिखता नहीं है। देखिए, कोई भी व्यक्ति है, जैसे हम लोग हैं जिस समाज में रह रहे हैं, हमारे माँ बाप ने हमको जन्म दिया और हम अपने बुजुर्ग माँ बाप को अपने दरवाजे पे उनकी सेवा के लिए रखते हैं। ये हमारे जीवन का गाय है या कुत्ता है, ये हर एक व्यक्ति रखता था। हम लोग भी गांव से को बिलोंग करते हैं। एक जमाने में हमारे दरवाजे पे भी 4 ठो बैल। वो आपकी बात ठीक है, सब वाजिब है। जो पवन जी कह रहे हैं कि अब आवारा पशु मुद्दा नहीं है, आपको नहीं लगता कि आवारा पशु बिल्कुल कोई इशू नहीं है? नहीं, देखिए, सरकार पूरी तरीके से, मुझे पता है हाँ, सरकार सरकार पूरी तरीके से काम कर अच्छा, मैं तारीफ कर देता हूँ लेकिन आपकी, सर कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है योगी सरकार, बहुत सारी गौशाला खुलवा दी है, लेकिन आवारा पशुओं से लोग परेशान है। बाजार में चले जाइए, खेतों में चले, है या नहीं? नहीं, देखिए, थोड़ा बहुत हम नहीं कह रहे 100% पवन जी को समझाइए ना फिर। पूरी तरह कहेंगे। देखिए, दो ही पार्टी हम तो पूरी तरह पवन जी को मैं तो यही देखिए, हम जिस क्षेत्र में पशु रह रहे हैं, परेशान नहीं, जो मुद्दा भाई हुआ मेरी करता, बात मुद्दा से नहीं। कोई सहमत मुद्दा- है या नहीं? मुद्दा आवारा नहीं। पशु मुद्दा खत्म हो गया आपके ये यहाँ? मुद्दा सीतापुर में? नहीं है भाई, ये तो बारह पशु खत्म नहीं हो सकते, होना भी नहीं चाहिए। अब मुद्दा नहीं, पहले मुद्दा हुआ इसको करता लेकर था, के जैसे होता मुद्दा किसान खत्म है। सो जो हम नहीं मुद्दे की पाएगा, बात कर मुद्दा रहे हैं। नहीं है। हाँ। लेकिन होता क्या है कि आदमी दूध खा लेता है और जब दूध खाने के बाद होता है आपके साथ छोड़ देगा। अगर बछिया ने जन्म दे दिया तो उसको बांध लिया, बछड़े ने जन्म दिया। उसका एक ये भी रीजन है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी, ये गौवंश ट्रकों में लद करके चले जाते थे बांग्लादेश, वहां काट दिए जाते थे। अब पूरी तरीके से कोई बाहर नहीं जा सकता है। इस नाते थोड़ा बहुत हम 100% नहीं गारंटी ले रहे हैं, लेकिन सरकार की मंशा में कोई कमी नहीं, सरकार पूरी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। संरक्षित ज्ञान कर रही है। तिवारी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। मुझे बताया गया कि इन्होंने अच्छी सड़कें बनाई हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन सड़कें तो बना दी सर, लेकिन जो शारदा नदी से बाढ़ आती है वो लोगों को परेशान करती है। वो दिक्कत कितना काम हुआ उसमें? देखिए, मेरे को 9 साल विधायक हुआ है। बिल्कुल, आप दोबारा बने मैं विधायक, और सबसे अधिक वोट से जीतने वाला विधायक भी हूं मैं सीतापुर लोकसभा में। और इस बार भी हमारी 14,000 से सेवता विधानसभा जीत के आई, वहां की जनता ने जिताया। बाढ़ का बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस बाढ़ दैवीय आपदा है। ये नेपाल से जो पानी आता है, पहाड़ों पे अधिक बारिश होती है, उसके माध्यम से बांधों पे जब ज्यादा हो जाता है तो एकदम से वो छोड़ते हैं। लेकिन फिर भी हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे तटबंध पे बोल्डर लगा करके, और हम लोगों ने पूरी तरीके से, जब मैं विधायक हुआ था 1 दर्जन से अधिक लगभग 16 गांव नदी में समाहित हो गए थे, जो सड़कों पर रहने के लिए मजबूर थे। आज 54,000 लोगों को, 12 ग्रामों को हमने जमीन खरीद करके उनको बसा करके उनको आवास देने का काम किया, और पूरी विधानसभा में 54,000 लोगों को हम लोगों ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आवास दे करके उनको स्वतः फिर से बसाने का काम किया गया। मुद्दा तो बाढ़ का रहेगा, लेकिन ऐसी कोई आपदा नहीं आएगी कि पूरा कट गया। इसको लेकर के मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से बधाई देता हूं। आज हम बंधे पे रोड 13 किलोमीटर हमने बंधे पे रोड बनाई है, और एक और बहुत सुंदर जो हमारा गोरखपुर से लेके शामली हाईवे जा रहा है, तो ये हाईवे निकल रहा था हमारी विधानसभा छोड़ करके तंबौर के आगे से निकल रहा था। मैं माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी से और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने कहा कि अगर ये चहलारी घाट के पास से ये अगर हाईवे निकल जाएगा तो एक हाईवे ऑटोमेटिक एक और बंधा हो जाएगा, और हमारा चहलारी घाट से लेके उधर का बंधा बना हुआ है,
इससे बाढ़ पूरी तरीके से मुक्ति मिल जाएगी। तिवारी जी, मेरे एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि आपने बताया 2 बार तो आप जीते, 2 बार सरकार बन गई, अब तीसरी हैट्रिक की तैयारी है। आपको लग रहा है कि हैट्रिक लग जाएगी आपकी और योगी सरकार की? देखिए, सरकार की तो हैट्रिक लगना एकदम 100% है। हाँ। सेवता विधानसभा को जीतना भी 100% है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम कह दे हमारी पार्टी जो हमें काम देगी वही तो हम करेंगे। अगर बीजेपी आपको क्यों पार्टी लग ने रहा है कहा कि ज्ञान तिवारी तुम्हें चुनाव लड़ना है, तो ज्ञान तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी ने कहा नहीं ज्ञान तिवारी तुमको संगठन का काम करना है, तो हम संगठन का काम करेंगे। पार्टी कह दे कि ज्ञान तिवारी तुमको नहीं, आपको पूरा सबको चुनाव लड़ाना है, हम चुनाने, तो हम ज्ञान तिवारी विधायक होंगे कि नहीं होंगे इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन इस बात की गारंटी है कि सेवता विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का विधायक होगा, इस बात की गारंटी। तिवारी जी, आप गारंटी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अखिलेश यादव का पीडीएफ फॉर्मूला आपने देखा, लोकसभा चुनाव में पीडीएफ फॉर्मूला उनका बहुत अच्छे से चला, लोकसभा चुनाव, और यूपी में सबसे ज्यादा नुकसान आपकी पार्टी को उठाना पड़ा। आप तिवारी हैं, ज्ञान तिवारी, ब्राह्मण बताया जा रहा है कि नाराज हैं बीजेपी से, यूजीसी को लेकर ब्राह्मण विधायकों की बैठक हो जाती है, तो फिर कैसे पीडीएफ उनका फॉर्मूला, और बीजेपी का तो कोर वोटर माना जाता ना ब्राह्मण, बनिया, सवर्ण जाति, अब वो भी थोड़ी सी नाराजगी है, आप कैसे करेंगे? आपकी नजर में पीडीए का क्या मतलब है? बताइए। मैं उनकी मैं नहीं पूछा। पीडीए का मतलब है पारिवारिक अल्पसंख्यक की बात करते हैं, पारिवारिक डेवलपमेंट अथॉरिटी, अपने परिवार का डेवलपमेंट अथॉरिटी जो बनी है, इसका मतलब है पीडीए। कितने दलितों का सम्मान किया है पीडीए ने, जरा बताएं हमको, कितने दलितों का सम्मान किया है? यही लोग जब सपा की सरकार थी, माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, सबसे ज्यादा बाबा साहब की प्रतिमाएं तालाबों में फेंकने वाले समाजवादी पार्टी के लोग थे। उसके बाद जब 2012 में श्रीमान अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं, बहन जी ने जितने स्मारक बनाए थे सबसे ज्यादा, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बताइए लखनऊ में माननीय काशीराम जी की प्रतिमा को और बहन जी की प्रतिमा को तोड़ने वाला कौन था? जिलों का नाम एक मिनट, कासगंज का बहन जी ने नाम रखा था काशीराम नगर, काशीराम जी के नाम से जिला घोषित किया था, उसको किसने बदलने का काम किया? कन्नौज में मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने का किसने काम किया? तो सबसे ज्यादा उपद्रव तो ये लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी है जो सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करती है। ये ब्राह्मण समाज हमेशा राष्ट्रवादी रहा है। जब तक जो भी व्यक्ति राष्ट्र की बात करेगा, निश्चित तौर से ब्राह्मण वहीं पे जाएगा, उसी को वोट करेगा, और किसी दूसरे को वोट करने वाला नहीं है। बाकी कोई कहने को कुछ कर ले, ब्राह्मण स्वाभिमानी है, ब्राह्मण जातिवादी नहीं है, ब्राह्मण हमेशा से राष्ट्रवादी रहा है। आपको नहीं लग रहा ब्राह्मणों की तौहीन हो रही है? अब जैसे कभी किसी फिल्म में नाम, एक प्रश्न पत्र आया था, अभी आपने देखा पुलिस की भर्ती परीक्षा आया होगा संज्ञा, नहीं? देखिए उसमें नाम ब्राह्मण को क्या बता दिया? ये तो युगों युगों पंडित को की ऐसे सतयुग में तपस्या जब ब्राह्मण करता था तो राक्षस लोग उसमें ला करके कुछ डाल देते थे, नहीं डालते थे? बताइए। द्वापर में भी यही होता था। ब्राह्मण सरकार ही हो रहा है, सर ब्राह्मण ने कभी अपने लिए नहीं किया, तो यानी अपमान का। अगर चाणक्य ने राजा बनाया चंद्रगुप्त को, चाहते तो चाणक्य स्वयं राजा बन जाते थे, लेकिन उन्होंने चंद्रगुप्त को राजा बनाया। मैं गलत कह रहा हूं, बता दीजिए। द्रोणाचार्य जी ने अपनी शक्तियां किसको दी? अर्जुन को दी, ना कि अपने बेटे को देने का काम किया। इसलिए ब्राह्मण जो अच्छा काम करेगा, ब्राह्मण के दिल में राम थे, राम जी का मंदिर योगी जी मोदी जी ने दिया। और मथुरा की बारी है, मथुरा की बारी है सर, आप देख लीजिए जिस तरीके से योगी जी मथुरा ऐसे ही तो वोटरों को बरगला लेते हैं आप। कभी अयोध्या की बारी, कभी काशी की बारी, कभी मथुरा की बारी। हम वो हैं सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। ये आंदोलन हम लोगों ने किया था, किसी दूसरे ने नहीं आंदोलन किया था। चले पवन जी के पास। पवन जी, अभी जैसे आपने बहुत सारी योजनाओं का जिक्र किया, हमारी सहयोगी ने पूछा आपसे कि सीतापुर के लिए अभी भविष्य में आप क्या कुछ रोड मैप बना रहे हैं कि भाई भविष्य में मैं चाहता हूं कि सीतापुर के लिए एक एमएलसी के तौर पर ये काम करना बाकी है, जिससे इसका और फायदा हो सके, क्योंकि मंत्री भी हैं या विधायक भी बहुत सारे आप लोगों के। और मेरा ये भी सवाल है कि सीएम योगी भी बहुत फोकस करते हैं, क्योंकि वो धार्मिक जितनी भी नगरी हैं वहाँ का विकास भी हो रहा है, क्या उसका भी फायदा सीतापुर को मिल रहा है? हाँ, निश्चित मिल रहा है। हकीकत मैं बताना चाहूँगा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री की बहुत बड़ी यहाँ पर योजनाएं आई हैं। उन योजनाओं के लेकर के चाहे मंदिर के परिधि को हो, जो उसके डेवलपमेंट लेकर के हो, चाहे कॉरिडोर के लेकर के हो, एक औद्योगिक कॉरिडोर बन रहा है, एक आध्यात्मिक कॉरिडोर बन रहा है, साथ साथ में रोजगार परक बनाने के लिए कौशल विकास का एक बहुत बड़ी योजना आ रही है, उसको हम लोग यहाँ सीतापुर में लेकर आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आगे 2-3 सालों में मैक्सिमम बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। उसके लिए कौशल विकास में समर्थ भारत के तहत लगभग 40 से 45 तरीके के हैं, जो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना से 6 महीना
मैक्सिमम उनका ट्रेनिंग होगा, 2 महीने का इंटर्नशिप होगी और डायरेक्ट उनको नौकरी मिलेगी बहुत ही कम पैसे में। कम पैसे क्या मतलब निःशुल्क भाव से। तो इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हम लेकर आ रहे हैं जिसका ताकि यहाँ की जो बेरोजगारी है वो खत्म हो। यहाँ पर गन्ना पर भी विशेष काम हो रहा है ताकि गन्ना का भी जो उचित मूल्य मिल रहा हो तो ठीक है, लेकिन गन्ने को कैसे और दूना 3 गुना उसकी लागत बढ़ाई जा सके उसके लिए बहुत सारी परियोजनाएं, बहुत सारी योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाएगा ताकि किसानों को संवर्धित करके कैसे किया जाए। प्राकृतिक खेती पर बड़ा काम हो रहा है हमारे सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में ताकि प्राकृतिक खेती से कहीं ना कहीं हमारे ये देवनगरी होने की वजह से नैमिषारण्य नाम है। नैमिषारण्य मतलब नैमिष तो है, अरण्य खत्म है, जंगल खत्म है। तो जंगल तभी हो सकता है जब पेस्टिसाइड का ना प्रयोग करते हुए हमारी खेती बाड़ी, हमारी बाड़ी मतलब हमारी सब्जी का उगान होगा। और हमारे यहाँ सहतूत की भी अच्छी खेती होती है, हमारे रेशम की उगाने के हमारे होता है। तो बहुत सारी हमारे इस तरह खेतियाँ हैं। तो जाके लगातार इस सीतापुर डिस्ट्रिक्ट की उपजाऊ भूमि है और हर एक क्षेत्र के अलग अलग है, कहीं दोमट है, कहीं बलुआल है और कहीं खारी मिट्टी हमारी है। तो इस तरह के 3 तरीके की बेल्ट है, तीनों में अलग अलग खेती का संवर्धन संरक्षण कैसे किया जाए। ODUP के तहत हमारे सीतापुर में कारपेट का एक बड़ा काम हो रहा है जो पूरे देश और पूरे विश्व में एक अलग शाख बनाए हुए हैं और उसके तहत हमारे कई कल कारखाने हैं, कई ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं जिसकी वजह से ODUP के तहत हमारे जो भी उद्योग हैं और खास करके जो महिलाएं हैं वो घर में बुनकरी का काम करते हैं उनको उचित मिल सके। इसका भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म ODUP के तहत नैमिषारण्य में एक बड़ा शोरूम बनने जा रहा है जहां पर उन सारी चीज़ों का एक छत के नीचे उनकी बिक्री भी होगी, चाहे हमारा गन्ने का गुड़ हो, चाहे हमारा ODUP के तहत दरी या बहुत सारे ऑर्नामेंट्स बनाए जा रहे हैं उसके वो हमारे सामान बिके। और ODUP के तहत हम कैसे इन बाग बगीचे को सब्जियां हैं और जैसे पेस्टिसाइड विदाउट पेस्टिसाइड होंगे, जहर मुक्त खेती कैसे किया जाए, इस पर भी बड़ा काम हो रहा है। चले सर एक और मेरा सवाल है कि क्या स्मार्ट मीटर का जो मुद्दा इस वक्त बहुत ज़्यादा चल रहा है, जो लोग हैं वो बहुत परेशान हो रहे हैं स्मार्ट मीटर को लेकर, क्या यहाँ पर भी ऐसा कुछ है? एक्सक्यूज मी, स्मार्ट मीटर मीटर जो लगाए जा लगवाए रहे हैं, हैं। नाराज के। देखो दो तीन चीज़ें बताएं। हमारे को लगता है कि ये स्मार्ट मीटर को लेकर के हमको लगता था सीतापुर में मीटर लगे भी नहीं और जहाँ लगे तो ऐसी कोई शिकायत हमको नहीं लगता हमारे यहाँ कोई शिकायत आई है अभी तक। हम तो बहुत ज़्यादा इस पर संज्ञान हमको नहीं आया है, लेकिन हकीकत में कुछ वाकई ये प्रॉब्लम तो है। मैं और सरकार भी उसको मान रही है और बहुत तेज़ी से बदलने का उस पर काम किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो भी कमियां हमारी सरकार के द्वारा हैं उन सारी कमियों को एक मंच के नीचे बैठ करके माननीय विधायक लोगों से माननीय मुख्यमंत्री बाकायदा चर्चा करते हैं। चर्चा पर चर्चा करके उन समस्याओं को कैसे समूल नष्ट किया जाए, कैसे उनको दूर किया जाए, इस पर लगातार काम हो रहा है। चले मेरा एक और सवाल आपसे, क्योंकि पवन सिंह क्या सपने देखते हैं? बख्शी तालाब से चले और विधान परिषद पहुंच गए, अब आगे क्या सपना देख रहे हैं? मैं सीधा बताना चाहूँगा, ये ऊपर वाली कृपा रहती है और भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व बैठा है वो जो भी जिम्मेदारी देता है, मैं बड़े मन से बड़े भाव से निभाने की कोशिश करता हूँ। और उसको निभाते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। हकीकत में हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं होता है और कभी कभी हमारी जो अपने कर्म अपने बचपन से जो काम करते चले आते हैं, मैं बड़ा संघर्षशील रहा हूँ बचपन से। आपके शायद अभी पता होगा, नहीं पता होगा, मैं चाय बेची, सब्जी बेची और सब्जी बेच के आज हमारे पास स्कूल भी है और विश्वविद्यालय भी हो गया है जहाँ 17,000 बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं। मैंने सपना तो इसलिए सपने बता रहे हैं ना, इसलिए बता रहे हैं। तो मैं तो जब चाय बेच रहा था, सब्जी बेच रहा था, दुकान खोल रहा था, 18-20 बिजनेस किए, तो मैंने सपना देखा ही नहीं था। सपना तो हकीकत में आप कर्म करिएगा, सपने बगैर सपने के बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये मिल जाएगा, लेकिन हम बहुत उम्मीद नहीं, हम लगातार कर्म विश्वास करते हैं। कर्म करते जाइएगा और स्टेप बाय स्टेप ऊपर वाला हमेशा और सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्था, सारा मान सम्मान, सारी चीजें आपको प्रोवाइड करता है, खुले मन से करता है। लेकिन माना ये जा रहा है कि मतलब कि मेरे सुनने में आया, हो सकता है मैं गलत हूँ, जब से एक खबर छपी और जब से आपने वो पढ़ी कि मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, तो मैंने सुना है कि करवटें बदलने लगे हैं आप भी सपने में। ऐसा है तो नहीं है? दो चीजें मैं बताऊं, ये हकीकत में जैसे हर एक व्यक्ति का सपना होता है कि मैं इसको भाई जिम्मेदारी मिले, और हमारे खुद बता रहे कि हर आदमी का एक सपना होता है कि कुछ जिम्मेदारी लाइन पर आ रहे हैं आप। जिम्मेदारी मिले, जिम्मेदारी मतलब होता है कि जिम्मेदारी जो मिलती है आदमी काम करता है।
अभी हमको 4 कमेटी का सदस्य बनाया है, तो मैं पूरे प्रदेश दौरा करता हूँ और हकीकत में जैसे जैसे जिम्मेदारियाँ मिलती हैं वैसे काम करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, गुणवत्ता बढ़ती है और समाज के जो कुरीतियाँ होती हैं, समाज की बुराइयाँ होती हैं, समाज में बहुत सारी चीज़ें जो सिस्टम से नहीं चल रही होती उनको सिस्टम में चलाने का एक बड़ा जरिया मिलता है, ये एक बड़ा काम मिलता है। मैं ज्ञान तिवारी जी, आप देख रहे हैं क्या सपना? क्योंकि सभी लोग सपना देख रहे हैं, जो विधायक हैं वो सोच रहे हैं प्रमोशन हो जाए। हम मंत्री वाले सपने से दूर हैं। अच्छा। हाँ, हमारा अपना काम सेवा भाव का है, वही हम अपना मुझे लगता है, मेरा व्यक्तिगत मत है, ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं जयप्रकाश शर्मा हूँ, आप तिवारी हैं, मेरा व्यक्तिगत मत है आप जैसा क्रांतिकारी एक मंत्री होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे 2 माननीय मंत्री हैं हमारे पास। कितने मंत्री होंगे सीतापुर में? 2 माननीय मंत्री हैं हमारे पास। कुछ और जहाँ पे नहीं है जिले, उनका भी नंबर आना चाहिए। और हम लोग, मैंने पहले भी कहा ना, जैसे आपने कहा कि आप भी पंडित जी हैं, हम भी पंडित जी हैं, हम लोग राष्ट्र के लिए काम करते हैं, ना मंत्री के लिए काम करते हैं, किसी चीज के लिए नहीं काम करते। और ब्राह्मण हमेशा से राष्ट्रभक्त ही रहा है। चले, मैं ब्राह्मण पे ज्यादा बात नहीं करूं, मेरे एडिटर कहेंगे यहाँ ब्राह्मण की राजनीति हो रही है। एक जल्दी से रिएक्शन आपका, क्योंकि अब आखिरी पड़ाव, क्योंकि अब चुनावी माहौल है, क्या उपलब्धियां हैं और आपको लग रहा है कि फिर से इन उपलब्धियों के सहारे जनता हमको मौका दे सकती है? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के राज में अराजकता पूरी तरीके से समाप्त है। ये उत्तर प्रदेश दंगा प्रदेश के नाम से जाना जाता था और आज पूरी तरीके से शांति है। योगी जैसा मुख्यमंत्री होना ना आज तक हुआ है और हमको भी नहीं लगता है। हम उस सदन के मेंबर हैं जिस सदन में जब योगी जी खड़े होकर के जिन माफियाओं को फलित पोषित करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था, राजू पाल जैसे विधायक, अगर कोई एक विधायक गरीब पाल समाज का होता है, वो किसी माफिया को हरा देता है, क्योंकि चुनाव तो जनता हराती है, वो तो व्यक्ति खाली एक नाम होता है, और उसको दौड़ा दौड़ा के गोलियों से भूना जाता है, उसकी पैरवी करने वालों को भी गोलियों से, उसके भाइयों को भूना जाता है। और उस सदन में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, जो कृत्य इन लोगों ने किया है, ऐसे लोगों को मिट्टी में मिलाने का काम योगी की सरकार करेगी। तो ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया है जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। इतना गरीब जनता का विश्वास है। उत्तर प्रदेश छोड़ लीजिए, अभी मैं 4 साल 4 धाम की यात्रा करा रहा था, गुजरात गया, मैं तमिलनाडु गया, और मैं यहाँ आपके जगन्नाथपुरी गया, उड़ीसा गया, तो योगी जी का तो पूरे विश्व में ही डंका बज रहा है। तो इसलिए योगी जी 100% नहीं 1000% उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। एक जमाने में सर, हम ही इन्हीं सड़कों पे सपा और बसपा की सरकार में एक नारा देते थे, खा गए राशन पी गए तेल। ये देखो सपा बसपा कांग्रेस का खेल। आज मैं 9 साल से विधायक हूं, किसी सपा और बसपा कांग्रेस के लोगों ने यह धारणा नहीं दिया है कि राशन पानी खा गए इनका। अगर होती है, जो धार्मिक बात करते हैं, जहां कमी मिलती है हम लोग स्वतः पकड़ करके उसको जेल भिजवा देते हैं। यही तो योगी सरकार है सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमसे बातचीत की तमाम बिंदुओं पर, और शुभकामनाएं आपके भविष्य की, कि आप जो ख्वाब देख रहे हैं, जो सपने देख रहे हैं, वो साकार हो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मंच पर रहे पवन जी मंच पर रहे। और ज्ञान तिवारी जी, मैं एडिटर को बुलाना चाहूँगी, रमेश चंद्रा सर मोमेंटो देकर सम्मानित करेंगे। और देखिए, तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है, सीतापुर का कैसे विकास हो रहा है और कैसे 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत हासिल करेगी, क्योंकि जब ज़मीन पर नेता होते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं और विकास करते हैं तो वही वोटों में तब्दील होते हैं, इसी का दावा किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच पर सीतापुर की बात कहने के लिए, यहाँ की जो मुद्दे हैं वो लगातार उठाने के लिए और जनता के बीच हमेशा मौजूद रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से तालियां बज जानी चाहिए, क्योंकि देखिए कितने मुद्दे हैं जो इस मंच पर, जिस पर चर्चा हो रही है।